अब हम आते हैं कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन और इस सीक्वेंस के अंदर डिफरेंट एंड्स पे आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एक्स ऑफ एन की। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वैल्यू की बात करता हूँ इस सीक्वेंस पे, तो ये फॉर एग्जांपल अगर 3 + 4j है तो इसका जो कंजुगेट होगा वो 3 - 4j होगा। तो इसी तरह अगर मैं बाकी सारी वैल्यूज़ का भी कंजुगेट ले लूँ तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मेरे पास बनेगी वो एक्स ऑफ एन स्टार होगी या एक्स ऑफ एन सीक्वेंस का कंजुगेट होगी। अब अगर एक्स ऑफ एन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा है, तो एक्स ऑफ स्टार एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए मुझे अलग से कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं ये करूँगा कि एक्स ऑफ ई जे ओमेगा जो कि ओरिजिनल एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म था, उसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको ओमेगा के अगेंस्ट ड्रॉ करूँ और मेरी इस तरह की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आता है, तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि उसे मैं फ्लिप करूँगा, यानी ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा और फिर उसको फ्लिप करने के बाद उसका कंजुगेट ले लूँगा। तो इस तरह ये जो एक्स स्टार ऑफ एन है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा मेरे पास ओरिजिनल एक्स ऑफ ई जे ओमेगा से, और अलग से मुझे एक्स स्टार ऑफ एन के लिए कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक्स ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ई जे ओमेगा है, यानी आपकी जो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा है उसको मैं अगर दोबारा ड्रॉ कर लूँ, ये आपका एक्स ऑफ ई जे ओमेगा है, यानी आपका स्पेक्ट्रम है एक्स ऑफ एन के फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अब ओमेगा की कोई सी भी अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँ और फिर मैं ओमेगा की कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू लूँ, ये ज़ीरो है, ये फॉर एग्जांपल ओमेगा की एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 3 पॉजिटिव वैल्यू है, और ये इसकी वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू -3। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी इस फोरियर ट्रांसफॉर्म की 3 के ऊपर, जो -3 पे वैल्यू होगी, ये एक दूसरे का कंजुगेट होंगी, या दूसरे लफ्ज़ों में ये जो -3 पे वैल्यू है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, अगर मैं इसका कंजुगेट ले लूँ तो ये इसके बराबर हो जाएगी। या इधर मैं देख सकता हूँ कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, अगर मैं उनका कंजुगेट ले लूँ तो वो पॉजिटिव वैल्यू के बराबर हो जाएंगी। लेकिन ये किस सूरत में होगा? जब एक्स ऑफ एन रियल हो, यानी एक्स ऑफ एन में कोई इमेजिनरी कंपोनेंट ना हो। अगर एक्स ऑफ एन सीक्वेंस में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी रियल हों और उनमें कोई इमेजिनरी पार्ट ना हो, यानी इमेजिनरी पार्ट ना हो, तो उस सूरत में उसमें कंजुगेट सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, यानी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ होंगी, नेगेटिव साइड पे उसकी जो वैल्यूज़ होंगी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगी डिफरेंट नेगेटिव वैल्यूज़ की या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की, उनका अगर मैं कंजुगेट ले लूँ तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ के इक्वल हो जाती है, यानी इसमें कंजुगेट सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब अ, जो है जो आपका कंजुगेट होता है वो किस तरह होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 के ऊपर इसकी वैल्यू है, अगर मैं 3 के ऊपर जो वैल्यू है उसको मैग्नीट्यूड फेज की फॉर्म में लिखूं, फॉर एग्जांपल 3 - 45 डिग्री है, तो -3 पे जो वैल्यू होगी वो 345 डिग्री होगी अगर इसको मैग्नीट्यूड फेज, यानी जो मैग्नीट्यूड है एक्स ऑफ ई पॉजिटिव वैल्यू का ओमेगा की और नेगेटिव वैल्यू की वो सेम है, लेकिन जो चीज़ चेंज हो रही है वो फेस चेंज हो रहा है। या दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है आपकी रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन रियल इमेजिन। फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव पे 3 + 4j ओमेगा है, तो नेगेटिव पे इसकी जो वैल्यू होगी 3 - 4j ओमेगा होगी। तो ये उस सूरत में है जब एक्स ऑफ एन, यानी ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये एक ऐसी सीक्वेंस का है जिसमें सारी वैल्यूज रियल हैं, तो कंजुगेट सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी।
अब इसी को अगर हम देखना चाहें तो एक एग्जांपल के साथ इसको रिलेट करना चाहिए, जो एग्जांपल हमने पहले की थी, यानी ए रेज टू द पावर एन यू ऑफ एन का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था उस एग्जांपल के अंदर। तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये मैग्नीट्यूड प्लॉट आया था और ये फेज प्लॉट आया था। तो अब जब मैग्नीट्यूड और फेज की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पाई बाई टू के ऊपर इस सिग्नल का यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखता हूँ और पाई बाई टू के ऊपर यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखता हूँ तो मैग्नीट्यूड सेम्स है, लेकिन पाई बाई टू के ऊपर जो एंगल है इस सिग्नल का और माइनस पाई बाई टू के ऊपर जो एंगल है वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं फ्रीक्वेंसी पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट बन जाती हैं। और अगर मैं जो हूँ मैग्नीट्यूड फेज की बजाय एक रेक्टेंगुलर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें नेगेटिव साइन आएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो वैल्यूज़ प्लॉट कर रहा हूँ वो वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्लॉट कर रहा हूँ, यानी एक मैं उसका रियल का प्लॉट ले लूँ, एक उसकी इमेजिनरी वैल्यूज़ का प्लॉट ले लूँ। तो जो इमेजिनरी वैल्यूज़ का प्लॉट है उसमें आपकी जो पॉजिटिव साइड पे प्लॉट होगा और जो नेगेटिव साइड पे प्लॉट होगा वो एक दूसरे के जो है वो इन्वर्स होंगे। यानी अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है इस पे 1 के ऊपर, तो यहाँ पे -1 पे उसकी वैल्यू -3 है। अगर 2 पे उसकी वैल्यू 4 है तो -2 पे उसकी वैल्यू -4 होगी। तो दिस इज द कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर हमारे पास एक सीक्वेंस x ऑफ n है और उस x ऑफ n को फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीक्वेंस है x ऑफ n और उसी x ऑफ n को आप 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देते हैं, यानी 1 यूनिट उसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं सीक्वेंस को, और ओरिजिनल सीक्वेंस में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में जो आपका रिजल्ट आएगा उसका क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप इजीली इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि जब आप x ऑफ n माइनस एक्स ऑफ n माइनस वन की बात करते हैं तो x ऑफ n का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपको पता है कि x ऑफ ई जे ओमेगा है, और इसका जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इस पे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। यानी इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इट वुड बी ई रेज पावर माइनस जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ई जे ओमेगा। तो x ऑफ ई जे ओमेगा जब आप इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा। तो ये आपका रिजल्ट आएगा। यानी x ऑफ n और उसकी जो शिफ्टेड वर्जन है उनका जो डिफरेंस है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ई जे ओमेगा आएगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की, यानी एक्स ऑफ एन और एक्स माइनस एन का अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके और फिर उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया और टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ की जो कि इधर यूज़ हुई। इसी तरह जो अकोमुलेशन प्रॉपर्टी होती है, अकोमुलेशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, यानी इधर एक्स ऑफ एम में हम सम ले रहे हैं एम का माइनस इन्फिनिटी से एन तक और ये वाई ऑफ एन की इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है, सपोज आपकी एक सीक्वेंस है और ये वैल्यूज़ जो है माइनस इन्फिनिटी से आ रही हैं, इधर -3 है, इधर -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये इन्फिनिटी तक जा रही है। अब अ, अगर -3 और उससे पहले तमाम वैल्यूज़ का हम सम कैलकुलेट कर लें और फिर उसको -3 पे रख लें, इसी तरह -2 और उससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम कैलकुलेट कर लें और फिर उसे -2 पे रख लें, और इसी तरह -1 और उससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका हम सम कर लें और उन्हें -1 पे रख लें, इसी तरह 0 और उससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका हम सम कर लें और उन्हें 0 कर लें, और इस तरह हम करते चले जाएं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक।
तो बेसिकली हम जो है ये रनिंग सम कैलकुलेट कर रहे हैं इस एक्स ऑफ एन का, और ये जो रिजल्ट हमारे पास बना है ये वाई ऑफ एन बना है। तो अब अगर हम रनिंग सम कैलकुलेट कर रहे हैं एक सीक्वेंस का, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो जब हम डिफरेंस ले रहे थे तो उसमें हम वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करते थे। अब जब हम सम ले रहे हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में इस रनिंग सम के हम एक्स ऑफ ई जे ओमेगा को वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा से डिवाइड करेंगे, और फिर उसमें ऐड करेंगे एक और टर्म जो कि पाई इंटू एक्स ऑफ ई जे ज़ीरो है, यानी एक्स ऑफ जी ओमेगा में ओमेगा की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स ऑफ ई जे ज़ीरो आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक इम्पल्स ट्रेन से, जो कि इम्पल्सेस लोकेटेड हैं एक दूसरे से 2 पाई के डिफरेंस के बाद। तो ये आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा रनिंग सम का, या अकुमुलेशन प्रॉपर्टी। जब आप ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की यूज़ कर रहे हैं तो रनिंग सम का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, जो कि ये वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब हम अकोमुलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए यू ऑफ एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। जहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स ऑफ एन जिसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है वो यू ऑफ एन का के बराबर है। अब हमें पता है डेल्टा एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पहले से पता है, और वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो वन होता है। और हमने ये भी पता है कि जो डेल्टा एन है वो बेसिकली एक इम्पल्स है जो कि ज़ीरो पे लोकेटेड है। ज़ीरो से पहले तमाम वैल्यू ज़ीरो है, और ज़ीरो के बाद की तमाम वैल्यू ज़ीरो है। अब सपोज हम एक रनिंग सम जो है वो कैलकुलेट करते हैं इस पे डेल्टा एन के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि इन वैल्यूज़ पे रनिंग सम ज़ीरो आते हैं, यानी इससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम ज़ीरो होगा, इससे पहले जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सम ज़ीरो होगा। लेकिन ज़ीरो के ऊपर आके ज़ीरो और उससे पहले जितने वैल्यूज़ हैं उनका सम वन हो जाएगा। इसी तरह वन पे जो वैल्यू है यहाँ पे वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस वन इधर भी वन हो जाएगा। फिर अ, ये और इससे पहले जितने वैल्यू उनका सम भी वन हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में एक वैल्यू वन की आ रही है। तो वो जो रनिंग सम जब हम एक वैल्यू और उससे पहले जो एक एन की वैल्यू और उससे पहले जितनी वैल्यूज़ हैं उन पे कैलकुलेट करते हैं तो वो वन आता जाता है। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाएगा, और ये यूनिट स्टेप फंक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड करना है। लेकिन डेल्टा एन जिसका रनिंग सम हमने कैलकुलेट किया उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पहले से मालूम है। तो डेल्टा एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करके और अकोमुलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करके हम जो है बेसिकली यू ऑफ एन या स्टेप फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल एक्स ऑफ एन था, अ, जो ओरिजिनल एक्स ऑफ एन था जिसका मैं या जिससे मैंने यहाँ पे जी ऑफ एन का नाम दे दिया है ताकि यू ऑफ एन से फ़र्क करने के लिए, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो वन था, और उस पर जब आपने रनिंग सम लगाया तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो हम पहले देख चुके हैं कि वो इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो जो बेसिकली यहाँ पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो यूनिट स्टेप का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है। यूनिट स्टेप का फोरियर ट्रांसफॉर्म वन होता है, और ये डिवाइड हो रहा है वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा। इसी तरह प्लस पाई इंटू कैपिटल जी जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो आपके डेल्टा एन का, उसमें ओमेगा की जगह मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा। तो अब जब ओमेगा ज़ीरो पुट करूंगा तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म फिर वन आएगा, यानी इधर फिर वन आ जाएगा। और आगे मेरी समेशन है के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस टू पाई के। तो जब ये मैं कैलकुलेशन करूंगा तो एज ए रिज़ल्ट मेरे पास जो चीज़ आएगी वो वन ओवर वन माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा प्लस पाई इंटू के माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस टू पाई के आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट आ रहा है बेसिकली जब मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया यू ऑफ एन का,
और उसके लिए मैंने एकोमोलेशन प्रॉपर्टी यूज़ की है, यानी एक्चुअली मैंने डेल्टा एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है और एकोमोलेशन प्रॉपर्टी यूज़ की है, और उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया है जिसके अंदर मैं डेल्टा एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ।